Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solution। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर के अंदर हम इसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है? ये पता चलेगा हमें इस एक्सप्रेशन के द्वारा। डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ इंटू एम के, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ है ये मोलिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, और सबसे पहली एप्लीकेशन है इन मेकिंग द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज, एंटी का मतलब अगेंस्ट, मतलब जो सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होता है जल्दी से, वो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है। देखो, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने देखा होगा कि विंटर सीज़न के अंदर कोल्ड एरिया में जब भी कोई कार जाती है तो उस कार के रेडिएटर में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो फ्रीज हो जाता है। अगर वाटर फ्रीज हो जाएगा तो जो कार है वो गर्म हो जाएगी और वो वर्क करना बंद कर देगी। तो इस वाटर को फ्रीज होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। देखो, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रीज होता है -12 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट -45 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या बन गया, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड। देखो, इसे समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोल्ड एरियाज़ के अंदर विंटर सीजन में क्या होता है, रोड के ऊपर आइस डिपॉजिट हो जाती है, रोड है वो ब्लॉक हो जाते हैं जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस आइस को मेल्ट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेल्ट किया जा सकता है। कैसे? उसके ऊपर NaCl स्प्रेड कर देते हैं। तो जो NaCl और आइस हैं ये दोनों क्या बनाते हैं, एक एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाते हैं, और इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अब जो वाटर है वो फ्रीज होगा -21 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह से अगर मान लो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया है तब क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड स्प्रेड कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आइस के साथ मिलकर एक मिक्सचर बनाता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -55 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो, डेली लाइफ से भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जो आइसक्रीम सेलर्स होते हैं, जब वो आइसक्रीम को फ्रीज करते हैं तो कैसे फ्रीज करते हैं, वो क्या करते हैं, जो आइसक्रीम की कोन्स होती हैं उनके अराउंड आइस पीसीज और साल्ट मिलाकर रखते हैं। आइस पीसीज और साल्ट मिलाकर क्यों रखते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं, और इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस है। अगर केवल आइस रखी जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, यहाँ पर -21 डिग्री सेल्सियस है। मतलब वहाँ पर कोल्डनेस इंक्रीज हो गई और आइस कॉन्स हैं वो जल्दी से, वहाँ पर आइसक्रीम कॉन्स हैं वो जल्दी से वहाँ पर फ्रीज हो जाएंगी। इसी तरह से तुमने देखा होगा कि विंटर सीजन होता है और विंटर सीजन के अंदर जो सी वाटर है वो फ्रीज नहीं होता। कुछ एरियाज़ के अंदर देखा होगा कि आइस है
जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम चला जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जो सी है वो फ्रीज नहीं होता। क्यों नहीं फ्रीज होता है? क्योंकि जो सी है उसके अंदर NaCl प्रेजेंट है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक मिक्सचर बना दिया। और इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस है, और इसलिए कभी भी जो सी है वो फ्रीज नहीं होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, और न्यूमेरिकल है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इससे गिवन लिखते जाएंगे। यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है मतलब W2 है, और W2 कितना है, 1 ग्राम है। 50 ग्राम बेंजीन के अंदर डिजोल्ड है मतलब W1 है, और कितना है, 50 ग्राम है। और आगे कहता है कि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया मतलब लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हम कह सकते हैं कि 0.40 केल्विन है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि M2 किसके बराबर है, KF W2 इंटू 1000 डिवाइड में W1 इंटू डेल्टा TF। सभी की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट हटा लेना है। 5.12 के बीच में जो पॉइंट था यहाँ पर 100 आ गया। इसी तरह से 0.40 केल्विन था, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो ऊपर की तरफ 100 चला गया यहाँ पर। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे, 25 आ जाएगा, 25 से 50 को कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 512 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 256 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास, कि एक ऐसा मोलर मास जिसकी वैल्यू नॉर्मल ना आए वो एबनॉर्मल मोलर मास होता है। इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसको वाटर में डाल दें हम तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि इसके आयंस बन जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे नेफ्थलीन है, सुक्रोज है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन ले लें इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे हमने NaCl को वाटर में डाल दिया तो 1 मोल NaCl लिया, लेकिन इससे 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर चेंज हो गए मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई इसका मतलब मोलर मास चेंज हो गया। इसी तरह से कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे एस्टिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, जब इनको बेंजीन में डाला जाता है तब इनमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है। एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं। तो एसोसिएशन हो जाएगा तब भी क्या होगा, जो मोलिकुलर मास है वो चेंज हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, मोलिकुलर मास डबल हो गया, वहाँ पर मोलिकुलर मास चेंज हो गया, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वहाँ पर चेंज हो गई। तो
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करते हैं तब वो मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट आता है और इस मोलिकुलर मास को हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया NaCl का। Na का मास कितना होता है 23 होता है। Cl का मास कितना होता है 35.5 होता है। तो NaCl का मास कितना है 58.5 है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब Na और Cl के अंदर टूट जाएगा। मतलब 58.5 से ये मोलिकुलर मास कम हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये मोलिकुलर मास जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे डिफरेंट आया और ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है। थैंक यू।